थोड़ा एडवांस लेवल का है, मतलब सोचने का, समझना उस पॉइंट को। अपन ने ली एक कार, क्या ली है ना, पापा लाए मोटर कार, कैसे बनती है, ये मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी, इससे मूव कर रही है। अब कंसेप्ट समझना वो ध्यान से। अगर सवाल आ जाए कि a car is moving with a constant velocity, the force acting on it is balanced। अभी सुनो, राइटिंग में सुन ले, ड्राइवर की फोर्स द फोर्स विल बी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो देखो क्या अप्रोच करो। मैं तो कुछ ना कुछ फोर्स बता रहे, कुछ नहीं, मोटर कार दी और उसकी क्या बनाई, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब सबसे पहले तो तुम्हें कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है ना। नए में से कौन बता सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी तो पता है, नहीं पता चलो समझ लो, कोई बात। वेलोसिटी मतलब एक तरह से स्पीड ही है, फर्क इतना सा आ जाता है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर। आगे जाके सब एक ही हो जाते हैं, स्पीड वेलोसिटी है ना, वो पूछता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी, जब इक्वेशन चलती है मोशन की सब एक ही है। इनिशियल लेवल पे जब अपन एक एक टॉपिक पढ़ते हैं तो अपन ये कहते हैं कि स्पीड स्केलर और वेलोसिटी वेक्टर, और कोई फर्क नहीं है, दोनों की यूनिट मीटर पर सेकंड है। फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं, स्पीड हो जाती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ठीक है ना। वो सब पढ़ेंगे मोशन में, पर कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी को एक तरह से स्पीड समझ लो। क्या समझ लो? स्पीड। कांस्टेंट का मतलब फिक्स, यूनिफॉर्म, जो चेंज नहीं होता है, जो चेंज नहीं होता है, फिक्स। यानी कि अगर ये गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उनसे स्पीड निकलेगा, अंडरस्टूड है वेलोसिटी है। कार चल रही है तो उसका कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगा, क्लियर। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कंटिन्यू चल रही है तो ये कैसी वेलोसिटी है, स्पीड है, यानी चेंज नहीं हो रही है। अब सवाल मुझसे यहाँ ये पूछना चाह रहा है कि बताओ कि ये जो गाड़ी है इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो बैलेंस कंडीशन में है या बैलेंस है या अनबैलेंस? कितने कह रहे हैं बैलेंस? क्यों, रीजन? फोर्स जीरो प्रूव करो या अनबैलेंस है, तो फोर्स या तो जीरो प्रूव होगा तो बैलेंस है, और नहीं होगा तो अनबैलेंस। अब सुनना, अभी हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को कंटिन्यू करेंगे, पर जब हम न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ेंगे तो वहां से हम फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। फोर्स का भी तो हमने फॉर्मूला नहीं देखा, हमने फोर्स की क्या देखी, केवल डेफिनेशन, फोर्स इज अ पुश और पुल, और उसके इफेक्ट देखे। फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन ने निकाला था, न्यूटन के सेकंड लॉ से निकलता। अभी कल फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले से ये सवाल होगा। सर ये सवाल यहाँ क्यों करा रहे हो, क्योंकि किसका सवाल है, बैलेंस और अनबैलेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला आता है F = ma, where m is the mass of body, where m is the mass of body or any object, and a is the acceleration, और F क्या है बेटा, फोर्स। क्या फोर्स, यानी इसको समझे, एक बॉडी है फुटबॉल जैसा, फॉर एग्जांपल, इसका मास है m। क्या मास है इसका, m। वजन समझ लो एक तरह से, इसका मास है स्मॉल m, मैंने लगाया इसमें फोर्स। अभी ये रेस्ट पे, तो इसकी वेलोसिटी बताएं। जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो क्या ये v वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगी? यस। तो अब आपको मतलब आना चाहिए किसका, एक्सीलरेशन का। ध्यान रखना, जब जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज होता है, कब कब, जब जब, अरे कब कब, जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज होता है तब तब बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर दिया। वेलोसिटी में चेंज होता है, प्रोड्यूस होता है। लाइन के बिना तुम एक्सीलरेशन का सवाल निकाल भी नहीं पाओगे, है ना, इससे एडवांस है बाबा सर। जब जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज होता है, किसमें, और गारंटी अगर इस लाइन के बिना मोशन में अगर एक्सीलरेशन का सवाल हो जाए, नहीं हो सकता। जब पढ़ चुके हैं इस लाइन के बिना अगर एक्सीलरेशन का क्वेश्चन आ गया मोशन चैप्टर से, इस लाइन के बिना वो ना तो ग्राफ सोल्व होगा और ना न्यूमेरिकल। वो रट के चले जाओ, एक आधा सोल्व हो जाओ तो ठीक है, पर अगर एग्जैक्ट कोई अच्छा क्वेश्चन आ गया तो इन दो लाइनों के बिना तो एक्सीलरेशन का सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो इन दो लाइनों में पूरा एक्सीलरेशन का क्या कंसेप्ट छिपा है। जब जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है तब तब बॉडी में एक्सीलरेशन, तब तब बॉडी में एक्सीलरेशन। अब मतलब समझे एक्सीलरेशन का, आपके गाड़ी में एक्सीलरेटर होता है, उसका नाम एक्सीलरेटर, की एक्सीलरेशन आया कहां से, या उसको एक्सीलरेटर नाम क्यों दिया? जैसे ही मैं उसको खींचता हूँ या मैं उसको प्रेस करता हूँ कार में, क्या गाड़ी की स्पीड चेंज हो जाती है? यानी कि बॉडी की किस क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में। बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सीलरेशन।
जब जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता, वेलोसिटी में चेंज आने के लिए क्या थोड़ा सा टाइम लगा? मैं गाड़ी में बैठा, मैंने चाबी लगाई, गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी भी रेस्ट पे आनी, उसकी वेलोसिटी 0, वेलोसिटी हुई 5 मीटर पर सेकंड, क्या 2-3 सेकंड लगे हो? अरे कितना भी लगो, थोड़ा टाइम तो लगा होगा, टाइम कम हो या ज्यादा हो। मेरी गाड़ी चल रही 50 किलोमीटर पर आवर पे, 3 मिनट बाद हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, तो क्या 3 मिनट लगे उसको होने में? यानी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा लगो या ज्यादा लगो, पर बॉडी की वेलोसिटी इन द सेंस स्पीड, क्या बॉडी की स्पीड को चेंज होने में थोड़ा या कम कैसा भी हो टाइम लगता है। जब जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है तो तब तब बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सीलरेशन। जब हम उसका नाम एक्सीलरेटर क्यों रखा है? जब हम उसको प्रेस करते हैं खींचते हैं, बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, एक्सीलरेट कर रहा है। तो किसमें चेंज आ रहा है? वेलोसिटी में। अब सुनो, वेलोसिटी में चेंज होने के टाइम के साथ चेंज हो रही है, किसके साथ चेंज हो रही है? टाइम के साथ। बॉडी चलिए 50 किलोमीटर पर आवर पे, 3 मिनट बाद 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो 3 मिनट लगे, तो देखो यहाँ से एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या बनता है? सुनना ध्यान से, एक्सीलरेशन की अगर मैं डिफाइन की बात करूं, यार ये कंसेप्ट यहाँ पे भी आएगा क्योंकि न्यूटन में ये दिख रहा है F = ma, ये मोशन चैप्टर से कनेक्ट है कुछ टॉपिक, क्लियर ना? यहाँ समझे एक्सीलरेशन को है क्या? बेटा इसका गाड़ी वापस कर देंगे नहीं, घर में पार्किंग कम पड़ रही है, ठीक है सर? अगर मैं एक्सीलरेशन की डिफाइन लिखना चाहूँ तो क्या बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, किसके साथ आ रहा है? टाइम के साथ। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम लिखेंगे, पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सर यूनिट टाइम का मतलब क्या? यूनिट टाइम मतलब कि मैंने एक रेफरेंस मान लिया 1, अब वो 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है, क्लियर है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के साथ अगर बॉडी में की वेलोसिटी में चेंज आता है तो उसे क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। पहला कंसेप्ट कि टाइम के साथ अगर बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है तो उसे क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल बड़ा हो या छोटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फाइनल बड़ा हो या छोटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अभी देखना कैसे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, उसको तो कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि सवाल तुम्हें करना है, कार को नहीं करना है। अब समझना कैसे, चेंज का मतलब हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। मेरी गाड़ी चल रही है 10 किलोमीटर पर आवर से, ये उसकी इनिशियल स्पीड है या नहीं है? मैंने कहा था पहले की गाड़ी तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सवाल तुम्हें दे रहा 10 से चल रही है, तुम्हारे लिए वो क्या बनेगी? इनिशियल। 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और अब हो गई वो 40 किलोमीटर पर आवर, 40 क्या बनी? फाइनल। अब उसको लगा 10 मिनट या 5 मिनट लगे, कितना टाइम लगा? 5 मिनट। तो देखना ध्यान से, फाइनल स्पीड कितनी हुई? 40, इनिशियल कितनी हुई? 10, कितना टाइम लगा? तो ये क्या है? एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑन टाइम। ये जो देखें क्या, हाँ बेटा ऐसा ही यूनिट है, ठीक है ना? ये सब मैं मोशन चैप्टर में सिखाऊंगा, पूरा बड़ा किलोमीटर को मीटर में 5/18 से गुणा करना है, ठीक है ना? ये सब सिखाएंगे। ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट का मतलब है इसका फुल फॉर्म सिस्टम है इंटरनेशनल, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड है। जैसे टाइम को सेकंड में ना कॉमन, बाकी और भी आवर में भी टाइम मेजर होता है, मिनट में भी मेजर होता है, पर इसकी ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड। डिस्टेंस की है मीटर, और डिस्टेंस तो किलोमीटर में भी मेजर होता है, सेंटीमीटर में भी मेजर होता है, मिलीमीटर में भी मेजर होता है। तो ऐसा यूनिट क्या है बेटा? मीटर, क्लियर ना? जैसे कि अगर वजन की बात करें, मास की या वेट की, तो उसकी ऐसा यूनिट है केजी। क्या यूनिट है? केजी। टाइम की सेकंड, या किस तरह से कुछ ऐसा यूनिट है। तो यहाँ देखें, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज आया तो बॉडी में क्या प्रोड्यूस हुआ? एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर? अब मुझे एक चीज बताओ, अगर फाइनल ज्यादा है, ठीक है, जैसे अपने एग्जांपल के साथ करते हैं, गाड़ी चल रही है 5 मीटर पर सेकंड, किससे? 5 मीटर पर सेकंड, और इसकी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड। कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड, क्लियर? और इसको इसमें टाइम लग रहा है बेटा अप्रोक्सीमेटली 5 सेकंड का। कितना टाइम लग रहा है? 5 सेकंड का। बोलो पॉइंट। अब देखो कोई पूछे, पहली बात तो क्या यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है? बिल्कुल हो रही है। क्या यहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा?
हाँ होगा। कैलकुलेट करो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल टाइम 1 मीटर पर सेकंड। वहां देखेंगे यूनिट मोशन में। तो एक्सेलरेशन समझ में आया, क्योंकि ये सवाल मुझे फोर्स पढ़ाना और वहाँ एक ए आ रहा है एक्सेलरेशन। तो पहले एक्सेलरेशन क्लियर तो हमारा, जब जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज होता है तब तब बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है चेंज टाइम के साथ। और मुझे एक चीज बताओ, क्या जरूरी है कि हर बार बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी? गाड़ी चल रही है 30 मीटर पर सेकंड से, ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, 3 सेकंड बाद गाड़ी रुक गई, इनिशियल वेलोसिटी 30, फाइनल 0। समझ रहे हो ना? इनिशियल कितनी, गाड़ी चल रही है कितने से, 30 मीटर पर सेकंड से, ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, 3 सेकंड बाद गाड़ी रुक गई। इनिशियल पॉइंट क्या बना तुम्हारा? इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि सवाल की शुरुआत वहां से हुई है। और फाइनल पॉइंट क्या बना? 0, क्योंकि गाड़ी रेस्ट पे आ गई, मतलब उसकी कोई स्पीड ही नहीं है। क्लियर? तो यहाँ अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूं, फाइनल कितना है? 0। फाइनल 0, रुक गई गाड़ी। गाड़ी 30 पे चल रही है, 3 सेकंड बाद ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, और ड्राइवर ने यही ब्रेक लगाए, 3 सेकंड बाद गाड़ी रुक गई। तो क्या इसकी स्पीड 0 हो गई? फाइनल कितनी है? 0। इनिशियल कितनी है? 30। -10 आंसर आया है। मैंने इसलिए तो लिखा, फाइनल बड़ा हो या छोटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वैल्यू तो हमेशा पहले फाइनल की ही आएगी। अब इसकी सुनना, क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है? क्या एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है? जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव। क्यों? फाइनल बड़ा हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो रही तो बड़ा हो जाएगा, बड़े में से छोटा आ जाएगा तो पॉजिटिव आंसर आता ना। 5 में से 3 निकालोगे तो वही पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। वापिस कह रहा हूँ, फिजिक्स एक सोच है, इससे इमेजिन करते हुए चले, है ना? गाड़ी चलती हुई दिख रही थी, 3 सेकंड बाद ड्राइवर ब्रेक लगा रहा है, रुकती हुई, इमेजिन होनी चाहिए वो। हाँ, लिखवाया था फर्स्ट पे, फिजिक्स एक सोच है, इसको इमेजिन करें। और तुम्हारे तो पूरी ये गाड़ियां भरी पड़ी है, नहीं ठीक है, गाड़ियां फाइनल वेलोसिटी स्पीड बढ़ी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्पीड कम होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समझ में आया कि जब जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है तब तब बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है। वापिस आए अपन उसी सवाल पे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल बड़ा है छोटा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 3 - 0/3 कर देते हैं, तो उनका आंसर क्या हुआ? गलत हो जाएगा। फिर उनको यही लगता है ज्यादा माइनस कम करके आंसर निकालना है, लेकिन नहीं, ज्यादा माइनस कम नहीं करना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। और फाइनल बड़ा हो या छोटा इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना है, ठीक है ना? तुम सीधा फाइनल बड़ा हो या छोटा आंसर लिखो, नेगेटिव ना रखो। इसको नहीं होगा ना, उसको तो आता है, इसलिए सवाल करने वाले की बात होगी। अब हम आए वापिस उस सवाल पे, बैलेंस और अनबैलेंस को देखना बेटा। देखें, वापिस खरीदते नई गाड़ी, कौन खरीद के लाएगा? पापा। क्या? मोटर कार। और मोटर कार के देखिए बेटा, गाड़ी चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, किससे? कांस्टेंट मतलब ऐसी चीज जो कभी चेंज नहीं हो। बताओ इस पे जो लगने वाले फोर्स है वो बैलेंस है या अनबैलेंस? अब देखो भैया सुनना, हमने अनबैलेंस और बैलेंस का कंसेप्ट ये पढ़ा कि अगर मेरी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है, यानी वो बैलेंस और नेट फोर्स 0 नहीं, तो वो अनबैलेंस। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा क्या? क्योंकि जब जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है तब तब बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, और अगर देखो मैंने लगेगा, जब जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है, चेंज सर मेरे परसेंटेज चेंज हो गए, बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते। चेंज में दोनों चीजें आती है, क्लियर ना? यार उसका व्यवहार चेंज हो गया तो क्या भाई बिगड़ गया या सुधर गया? चेंज का मतलब परिवर्तन, वो कुछ भी हो सकता है। तो जब जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस तो हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। यहाँ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन क्या? 0। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, यानी 0। अब सुनना, क्या न्यूटन के अकॉर्डिंग F = m में होता है? सर कहाँ से आया? सेकंड लॉ में पढ़ेंगे, अभी बस ध्यान रखो ये फोर्स का फॉर्मूला है, F = m। क्या कभी भी किसी बॉडी का मास 0 हो सकता है? इसका मतलब वजन 0 कर दो, कैसे कर लोगे? तो बॉडी के अंदर है ना, मास तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, उसको कभी 0 कर नहीं सकते। ये 0 हो नहीं सकता। क्या इस केस में ये 0 है, ये 0 है × m, तो क्या मेरा फोर्स 0 आएगा? 0 आएगा, यानी
पढ़ा मास वेट अलग चीज है, इट्स mg, वेट की मास mg है, वो वेट अलग है। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, मून पे वेट अलग है, अर्थ पे अलग है, लेकिन मास सब जगह सेम है। समझ रहे हो ना, वो डिपेंड करता है यही तो फोर्स है, इसे ही वेट कहेंगे आगे जाके, ठीक है ना। ग्रेविटेशन में F इक्वल टू mg आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, तो वहां की बात है। पर समझ में आया ना, ऐसा सवाल आया बताओ बैलेंस है अनबैलेंस है, तो तुम फोर्स पे फोकस करो। F इक्वल टू m है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यानी एक्सीलरेशन जीरो तो फॉर्मूले से फोर्स, नेट फोर्स बॉडी पे जीरो है बेटा, तभी इसकी क्या चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अगर गाड़ी रफ्तार से भागी होती तो ज्यादा फोर्स आगे लग रहा होता, और अगर गाड़ी रुक रही होती तो ज्यादा फोर्स, स्पीड चेंज नहीं हो रही होती, यानी कि फोर्स क्या है, जीरो। नेट फोर्स जीरो, कैसा फोर्स, नेट फोर्स, ध्यान रखना, नेट फोर्स जीरो तो कौन सी पड़ा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे इनर्शिया की तरफ, ठीक है ना। क्या लिखा था अपन ने, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज बेस्ड ऑन द इनर्शिया, ठीक है। मैं इसको वापस लिखता हूं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया। चलिए सुने, हम पढ़ रहे थे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, क्या पढ़ रहे थे बेटा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। बेटा मैंने इसको इसलिए लिया क्योंकि मैं बहुत सारे कंसेप्ट फर्स्ट मोशन चैप्टर के भी डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत सारे कंसेप्ट मोशन चैप्टर के भी डिस्कस कर रहा हूँ ना। ये लाइन लिख लेना, छत पे लिख लो, ये वो जब वाली, छत पे लिख लो इसको। तब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला देखो, क्या चेंज टाइम के साथ आएगा बेटा, ये ना कंसेप्ट तो हिंदी में समझ में आएंगे, लिखेंगे कितना अंग्रेजी में, क्लियर। सवाल को जब तक आप अपनी ओन लैंग्वेज में नहीं समझेंगे, उसका न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। चेंज टाइम के साथ आता है फर्स्ट कंसेप्ट, टाइम के साथ आता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। सर यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि बेटा न्यूटन में अभी F इक्वल टू m में आने वाला है सेकंड लॉ में, और वहाँ ए वैसे ही डिस्कस करना है वापिस, ध्यान रखें, यही बता रहा हूँ, अपॉन टाइम। अब सुनो देखो बेटा, ए फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं 20 से, इनिशियल को यूज करो टाइम, और एक्सीलरेशन की ऐसा यूनिट ध्यान रखेंगे बेटा, मीटर पर सेकंड। कैसे ये मोशन में देखेंगे, अभी ध्यान रखें, मीटर पर मतलब ऐसे है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, मीटर पर। अच्छा कुछ बुक ऐसे लिख के देगी देखना, जब भी डिनोमिनेटर ऊपर जाता है तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, ये डिवाइड में और यहाँ आके मल्टीप्लाई में हो गया, तो मल्टीप्लाई में होता है इसका पावर का क्या हो गया, साइन चेंज हो गया। तो बहुत सी बुक ऐसे देती है 5 मीटर सेकंड माइनस 2, तो ये क्या दे दिया यार, तो नेगेटिव वाला तो पढ़ा ही नहीं। ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी मीटर, इसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर मतलब ये डिवाइड करना, ऐसे प्रोनाउंस करेंगे इसको, मीटर पर सेकंड। जैसे अपने आंसर आया था सीधा ये लगाओ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस ये यूनिट है, इसकी यूनिट कैसे है ये मोशन में पढ़ूंगा। एक्सीलरेशन की फिक्स, जैसे बोले तुम डिस्टेंस की यूनिट हम मेजर किसमें करते हैं, ऐसा यूनिट मीटर, ऐसे तो अंतर मीटर ऐसा ही बट लार्ज डिस्टेंस हम बोलने में क्या करते हैं, चलो किलोमीटर में तो छोटी बन जाती हो, पर अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो वो क्या है, मीटर। बी और इनिशियल को यू, फाइनल ज्यादा है या फाइनल बड़ा है या छोटा, फाइनल बड़ी है या छोटी। ये है पूरा एक्सीलरेशन का कंसेप्ट, कितना है, 4 लाइनों। सबसे पहले लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस भी हो रहा है नहीं हो रहा, तो जो है वेलोसिटी में चेंज नजर नहीं आता। अभी और है वो आगे, लेकिन यहाँ जितनी नीड थी मैंने बताई, मोशन में थोड़ा और है क्या बेटा, इसका डेरिवेशन, वो फर्स्ट इक्वेशन b = u+, इसका तो कोई डेरिवेशन नहीं है ना एक्सीलरेशन का, इससे फर्स्ट इक्वेशन है,
AT इक्वल टू V माइनस Q, U को उधर भेजो, V इक्वल टू U प्लस U। बेटा न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो ये कहता है बेटा सुनना, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करती है। रेस्ट मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो, खड़ी हुई। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करती है, और मोशन में है तो वो मोशन में रहना पसंद करती है। वो अपनी स्टेट को चेंज करना पसंद नहीं करती। ये न्यूटन का पहला लॉ कहता है कि अब बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन, कंटिन्यूज मतलब बनी रहती है किसमें, अपनी स्टेट में जिसमें वो है। अब बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अब मेरी बात सुनो सर, अगर मैं ऐसे इसको फ्लोर समझो, और अगर मैं इसको ऐसे रख के दूंगी सुबह तक ऐसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन मैंने फोर्स लगाया तो ये क्या करने लग गया, मोशन। अब ये रेस्ट पे, मैंने क्या लगाया, फोर्स। क्या ये एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ मैं? हाँ, एक्सटर्नल मतलब बाहर से तो लगा रहा हूँ, अंदर कहाँ लग रहा है? ये मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ। क्या एक्सटर्नल फोर्स बेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है हवा है, इतनी तेज आंधी चलेगी ये इसको हिला देगी, फोर्स है। यानी कि जब तक मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा ये ऐसा कैसे रहेगा। ये किसमें रहना पसंद करता है, रेस्ट में। रेस्ट में जब मैंने, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until or unless an external force is applied to change its state। एक बॉल रोल होते हुए आ रही है, वो तभी रुकेगी जब उस पे बाहर से क्या लगेगा। सर मैंने तो रोका नहीं, फिर भी आगे जाके रुक गई। ग्राउंड ने क्या दिया उसको, फ्रिक्शन। फोर्स तो लगा ना एक्सटर्नल, बाकी वो नहीं रुकती। सर बॉल हवा में फेंकी, कैसे रुक गई, एयर का फ्रिक्शन, नीचे उसको ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है। समझ, हवा भी फ्रिक्शन लगाती है बेटा। सुने, जो शिप्स होती है या फिर जो एरोप्लेन होती है उनका स्ट्रीमलाइन शेप होता है। फ्रिक्शन में पढ़ाया जाता है कि ये स्पेशल शेप होते हैं जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। बर्ड्स का शेप भी ऐसा होता है आगे से, उसे स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। जब ये हवा को चीरते हुए जाती है तो फ्रिक्शन फील नहीं होता, वरना हवा इनको रोकेगी ऑब्वियसली। मोशन की डायरेक्शन को अपोज करने वाला फिर की डायरेक्शन को अपोज कर, मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मोशन की डायरेक्शन कैसे अपोज होता है। चलिए जी, ठीक है ना। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमने लिख लिया था। सर उस बॉडी के पास ऐसा क्या है कि वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाह रही, तो वो बॉडी के पास है जिद। अरे इनर्शिया नहीं, बॉडी के पास है जिद। इसको बोलेंगे बेटा इनर्शिया। क्या बोलेंगे, इनर्शिया। इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। इनर्शिया ही वो प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसकी वजह से वो अपने स्टेट को चेंज करना पसंद नहीं करती है, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो। क्लियर? तो मैंने तुम्हें इनर्शिया की डेफिनेशन लिखवाई थी। इट इज द inherent property, it is the inherent property of body by virtue of its continues in the state of rest or clear? यहाँ तक हो गया था। इसलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ, क्या बोलते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लिखे बेटा एक नोट डाल के, inertia is the measure of mass, inertia is the measure of mass। अब हमने ये अगला पॉइंट है ना, inertia is the measure of mass। बात सुनना, वापस बॉल को लात मारी, उसने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया, वो रेस्ट में थी तो किसमें चली गई, बड़े से पत्थर को लात मारी। इससे क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि वो ज्यादा जिद्दी था। अगर वो ज्यादा जिद्दी था यानी कि उसके पास इनर्शिया ज्यादा था। क्यों, क्योंकि उसका मास ज्यादा था। आप ही समझना, फुटबॉल रखी हुई है ग्राउंड पे, बेटा समझे इधर, एक बार समझे, फुटबॉल रखी हुई है ग्राउंड पे, उसको लात मारी, फुटबॉल चलने लग गई, वो रेस्ट में थी, क्या फोर्स लगने पे उसने उसकी स्टेट को चेंज कर लिया। तो फर्स्ट लोग यही तो कह रहा है, वो तब तक स्टेट चेंज नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर क्या नहीं लग जाता, फोर्स। मैंने लगाया फोर्स, लात मारी, उसने अपनी स्टेट चेंज कर ली, उसने इनर्शिया को ब्रेक कर दिया, उसकी जिद गई बाढ़ में, है ना। लेकिन यही एक बड़ा सा पत्थर था, चट्टान थी, मैंने उसको लात मारी, लेकिन वो नहीं हिली, वो ज्यादा जिद्दी थी। ज्यादा जिद्दी थी मतलब उसका इनर्शिया ज्यादा था। क्यों ज्यादा था, क्योंकि उसका मास ज्यादा था। यानी कि मैं कह सकता हूँ जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है उस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा होता है। यानी कि वो ज्यादा जिद्दी होती है तो क्या उसकी स्टेट चेंज कराने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है उसका
इनर्शिया ज्यादा होता है, और अगर उसका इनर्शिया ज्यादा होता है तो वहां हमें क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, चाहे वो एक ऐसा बड़ा है जिसका मास बहुत ज्यादा वो रोल होते हुए आ रहा है, तुम उसको रोकोगे, अरे सर फोर्स लगाया, इसने अपनी स्टेट चेंज क्यों नहीं की, क्योंकि ये ज्यादा जिद्दी है, क्यों है, क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। यहाँ से क्या लाइन निकली, इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास, यानी कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका क्या ज्यादा होगा, इनर्शिया। क्या मैं कह सकता हूँ, ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी मोर विल बी द इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब समझ रहे हैं बेटा, हर बॉडी के पास इनर्शिया होता है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे, पेड़ के पत्ते, इनका भी अपना इनर्शिया है। अगर ये फिक्स है तो हर बॉडी इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट मतलब उसके अंदर है वो टेंडेंसी। क्लियर, कोई भी एक छोटी सी डस्ट का छोटा सा पार्टिकल, उसके पास भी क्या होता है, इनर्शिया। अभी हम समझेंगे कि हम जब कारपेट को मारते हैं तो उससे डस्ट कैसे बाहर आती है, यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ आ जाता है इनर्शिया का। देखेंगे वो अपनी स्टेट चेंज करना नहीं चाहते। जैसे समझ आएगा, एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक कारपेट है जिसको मैं ऐसे डंडे से मार रहा हूँ, ठीक है ना, या सफाई करने का कोई आता है उससे मार रहा हूँ मैं, वो कारपेट तो कहाँ जा रहा है, पीछे। अच्छा, क्या अभी दोनों ही रेस्ट पे है, देखना, इस कारपेट पे लगी हुई है डस्ट, दोनों ही रेस्ट पे है। मैंने फोर्स लगाया कारपेट पे, किस पे, कारपेट पे, कारपेट क्या पीछे गया, लेकिन देखा पहले कारपेट की पोजीशन ये थी, ये लाइन, कारपेट अब यहाँ गया, इतना गैप आ गया, ठीक है, कारपेट तो यहाँ चला गया, लेकिन इसके जो डस्ट पार्टिकल थे वो कहाँ रहना पसंद करेंगे, रेस्ट में, क्योंकि वो बॉडी स्टेट चेंज करना नहीं चाहती, वो रेस्ट में रहना पसंद करेंगे। कारपेट तो पीछे चला गया, डस्ट नहीं रहेगी, वो कहाँ गिर जाएगी, समझ में आ रहा है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कारपेट पे जब हमने बीट किया कारपेट को, कारपेट मूव्स फॉरवर्ड there, but the dust particle remains at the same position due to inertia of rest and the fall down. वो यहीं के वहीं रह गए, पहले इससे अटैच थे, ये पीछे चला गया, ये गिर गए नीचे। एक पेड़ को जोर से शेक कर रहे हैं अपन, हिला रहे हैं उस पेड़ को, ठीक है, उसकी जो ब्रांचेस है वो तो किसमें आ गई, मोशन में। पहले पूरा पेड़ रेस्ट पे, उसकी जो ब्रांचेस है वो तो आ गई मोशन में, लेकिन उसकी जो लीव्स है वो क्या है, रेस्ट पे। सुनना, जैसे ये ब्रांच और इसमें लगी हुई है ये लीव, ये ब्रांच यहाँ से हट के कहाँ चली गई, यहाँ पे। तुमने इसको मोशन कराया, ब्रांच ऊपर हो गई, लेकिन ये लीफ यहाँ से नहीं हिलना चाहती, तो ये टूट के क्या हो, इनर्शिया हो गया। समझ रहे हो। एक और एक नॉर्मल सा कंसेप्ट समझे, बस में सारी नहीं टूटती है ना, कुछ होगी जो, क्या रीजन क्या है इसके टूटने का, जो जिसपे फोर्स अप्लाई हो जाता है वो, अच्छा इसको क्या मैं चेंज करा सकता था, फोर्स लगा के मैं इसके रेस्ट में किसमें ला सकता था, मोशन में, पर इसको मैं फोर्स अप्लाई नहीं कर पाया, तो रेस्ट में थी, तो रेस्ट में रहेगी। अरे तुम जब कारपेट को मारते हो तो क्या सारे एक ही बार में डस्ट आ जाती है क्या, नहीं, जो डस्ट पार्टिकल मोशन में आते हैं वो साथ साथ चले जाते हैं, और जो नहीं आ पाते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। सर वो क्यों नहीं आ पा रहे, क्योंकि उन पर क्या नहीं लग पा रहा, फोर्स नहीं लग पा रहा, और फोर्स नहीं लग पा रहा तो वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जब तक बॉडी पे फोर्स नहीं लगाओगे वो रेस्ट में, तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। क्लियर, ठीक है। बस के अंदर खड़े हैं भाई, बस अभी रुकी हुई है, बस क्या है, रुकी हुई है, अचानक से बस चलने लगी, मेरे जो लेग्स वो बस को टच कर रहे थे, मैं खड़ा हूँ बस में, ठीक है, अचानक से बस चलने लगी, लोअर वाला पोर्शन तो मोशन में आ गया, लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन है वो रेस्ट में रहना चाहेगा। मेरी बात सुनना, मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये बस है नीचे, अरे हाँ ये पर्सन खड़ा है यहाँ, यार ये पोजीशन है, बस है नीचे, बस आगे बढ़ी, ठीक है, बस इतनी सी आगे बढ़ी, तो मेरी बात सुनो, क्या पर्सन तो इसी जगह रहना चाहेगा ना, बस थोड़ी सी आगे शिफ्ट होगी, यहाँ था बस के साथ आगे शिफ्ट हुई, बस लोअर पोर्शन तो बेटा कहाँ शिफ्ट हो गया, आगे, वो बस के साथ आगे, लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन है वो किसमें रहना चाहेगा, रेस्ट में। रेस्ट मतलब वो वहीं रहना चाहेगा जहाँ पहले खड़ा था। हमारी बॉडी कहाँ झुकती है, पीछे की तरफ, कहाँ झुकती है, पीछे की तरफ। क्लियर, बस चल रही है मैं खड़ा हूँ, बस चल रही है मैं खड़ा हूँ, क्या बस के साथ मेरी पूरी बॉडी मोशन में, बिल्कुल है, मैं बस के अंदर हूँ, बस जिस स्पीड से चल रही है मेरी स्पीड भी उतनी है, बस के साथ मेरी पूरी बॉडी मोशन में। बस ने लगाई ब्रेक, लोअर पोर्शन तो रेस्ट पे आ गया, लेकिन ऊपर वाला रेस्ट पे नहीं आना चाहेगा, तो वो कहाँ जाएगा, आगे की तरफ, यानी उसमें अभी भी मोशन है, तो क्योंकि वो समझ लो ना। तो अचानक से ब्रेक लगते तो हम आगे की तरफ क्यों जाते हैं, क्योंकि हमारा लोअर पोर्शन तो रेस्ट में आ गया, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन मोशन में है और वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगा, फिर हम फोर्स लगा के उसको रोक लेते हैं, यार भैया कहाँ जा रहे हो, आगे कहाँ टूट जाएंगे, तो आगे नहीं जाने देते। ये सब किसके एग्जांपल्स है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। एक और सुने, जब कैरम खेलते हैं, ध्यान से सुनना, ऐसा और लोग कर लेते हैं, जो पाइल्स बनाते हैं हम कॉइन्स के सेंटर में,
जब आप फोर्स लगाते तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप ढंग से फोर्स लगाए तो केवल नीचे वाला स्लाइड हो जाता है, यानी ऊपर वाले देखो फोर्स केवल नीचे वाले पे लगना चाहिए। फोर्स अगर केवल नीचे वाले पे लगा तो नीचे वाला रेस्ट से किसमें चला गया, ऊपर वाले अभी भी किसमें, क्योंकि उनपे क्या नहीं लग पाया, यानी जब तक बॉडी पे फोर्स नहीं लगता, समझ में है ना। कॉइन्स है कैरम के, फिर रानी काली सफेद सब है उसमें, है ना। रानी होती है उसमें, रानी काली और सफेद सब है उसमें। सफेद है हम बेटा पूरी दुनिया सफेद है हमारे। अच्छा कैरम खरीदे थोड़ा थैंक यू। तो जब उसको मैंने पाइल्स बनाया और मैंने उसको स्ट्राइकर से स्ट्राइक किया, स्ट्राइकर केवल नीचे जाके लगा कि नीचे वाला पॉइंट शिफ्ट हो गया, बाकी को ऐसा का ऐसे ले गया, क्यों, बाकी सब पे फोर्स नहीं लग पाया तो रेस्ट में तो हमारे। तो ये कुछ एग्जांपल है किसके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के, ठीक है। तो इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास, इसके बाद लिखते हैं ग्रेटर द मास मोर विल बी द इनर्शिया, ग्रेटर द मास मोर विल बी द इनर्शिया। अब बेटा ये मैं पूरा इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझा चुका हूँ, कल के लिखेंगे इसको। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ये सारे एग्जांपल, कारपेट वाला, बस वाला, कैरम वाला, पत्तियों वाला, है ना, कॉइन वाला, ये सब कल लिखेंगे। सब एग्जांपल समझ में आए ना कैसे क्या हो रहा है। ग्रेटर द मास मोर विल बी द इनर्शिया, तो कल केवल लिखने का काम रहेगा, ग्रेटर द मास मोर विल बी द इनर्शिया। तो कह सकता हूं मैं, इट इज डिफिकल्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज मास इज हेवियर। इट इज डिफिकल्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडी, जिसका मास ज्यादा हो उसकी स्टेट को चेंज करना क्या है, मुश्किल है। क्यों, क्योंकि उसका क्या ज्यादा है, इनर्शिया, उसकी जिद ज्यादा है, उसकी क्या ज्यादा है, उसकी जिद ज्यादा है। मैं नहीं कह रहा हूं इट इज इम्पॉसिबल, मोर डिफिकल्ट, यू हैव टू अप्लाई ग्रेटर फोर्स। क्लियर, इट इज डिफिकल्ट टू चेंज स्टेट ऑफ बॉडी, डिफिकल्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ। अब दोनों चीज आ गई, स्टेट मतलब या तो रेस्ट पे तो मोशन में लाना, और मोशन में तो रेस्ट पे। इट इज डिफिकल्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ एरिया। क्यों, क्योंकि उसका मास ज्यादा तो उसका इनर्शिया ज्यादा, और इनर्शिया ज्यादा तो तुम्हें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास, इनर्शिया इज द मेजर ऑफ, इट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। अब तीन तरह के इनर्शिया है बेटा, ठीक है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of motion and inertia of direction, ठीक है ना। पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब जिद, चेंज पसंद नहीं करती है, तो तीन तरह से नहीं करेगी, रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहिए, मोशन में तो मोशन में, और जिस डायरेक्शन में जा रही है अगर उसी डायरेक्शन में। तुम बोलो भाई तेरे को रखेंगे तो मोशन में ही, पर तेरा डायरेक्शन चेंज करा दे, बता रहे भाई बॉडी मोशन में जा रही है, ऐसे तुमने कहा कि हम तुम्हारा मोशन वाला स्टेट तो चेंज नहीं करते हैं, पर तुम्हारा क्या चेंज कर देते हैं, डायरेक्शन। क्यों, बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, सुनना देखो। एक कार जा रही है इस तरह से और उसमें आप बैठे, देखो जब भी कोई बॉडी में हम ट्रैवल करते हैं तो हमारी वेलोसिटी भी उसके बराबर ही होती है, समझ रहे हो। हमारे यूनिक की कार अलग चल रही है, मेरी स्पीड अलग है, तुम उसी के अंदर बैठे हो तो उसकी जो स्पीड है वही तुम्हारी स्पीड रहेगी, और उसका जो डायरेक्शन है वही तुम्हारा डायरेक्शन रहेगा। कार इस तरह से जा रही है और उसके अंदर जो पैसेंजर या कोई भी चिंटू जो भी बैठे हैं ना फैमिली के साथ, सब जा रहे हैं इस तरह से। अचानक से गाड़ी कर्व हुई, अचानक से स्पीड पे कर्व, नीचे बेटा धीरे धीरे नहीं, स्पीड पे। देखो बेटा अचानक से कोई भी चेंज रेजिस्ट नहीं करेगा, वो धीरे धीरे चेंज हो रही तो तुम भी समझ जाओगे, फोर्स एडजस्ट कर लोगे अचानक से, ठीक है ना। जैसे बस में अचानक ब्रेक लग गए, चल रही थी तो तुम अचानक से आगे की तरफ जाओगे, क्योंकि लोअर पोर्शन एकदम से रेस्ट में आया, पर ऊपर वाला पोर्शन किसमें था, मोशन में। और जब तक फोर्स नहीं लगेगा, ये रेस्ट में नहीं आएगा, तो ये कहाँ जाता आगे, समझ रहे हो। अचानक से डायरेक्शन चेंज हुआ तो दो चीजें, पहली बात तो तुमने मोशन में कोई चेंज नहीं किया, गाड़ी यहाँ भी मूव कर रही है और गाड़ी यहाँ भी मूव कर रही है, यानी तुमने उसकी स्टेट तो वही रखी, वो मोशन में थी तो अभी भी किसमें है, मोशन में, लेकिन तुमने उसका क्या चेंज कर दिया, डायरेक्शन। अब बॉडी जाना चाहती थी इधर, जा रही है इधर, यानी कि बॉडी खुद को किधर खींचेगी, यानी कि जब भी हम कार में बैठते हैं और कार अचानक से घूमती है तो वो जिस साइड में घूम रही है हम उसको उल्टी साइड में गिरते हैं। क्यों, क्योंकि देखो जा इधर रही थी, अचानक से ऐसे घूम गई, तो बॉडी इधर जाना चाहती है तो वो खुद को किस तरफ धक्का देगी, किस तरफ, तो उसको पकड़ के
इधर से अरे पड़ोस में कोई बैठा उधर चल तो वो क्यों उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा कर ले। तो ये 3 है इनर्शिया, हेडिंग लगाए टाइप्स ऑफ इनर्शिया। हाँ देखो हेडिंग लगाओ तुम। हाँ बता रहे